हेलो एवरीवन, आज हम नया पेपर आपका शुरू करेंगे। नया यूनिट सॉरी कहते हैं यूनिट 2। इसका नाम है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन मैटर्स। इसमें सबसे पहले हम डाइलेक्ट्रिक पढ़ेंगे कि आखिर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। कहते हैं डाइलेक्ट्रिक इज ए नॉन कंडक्टिंग मटेरियल इन विच ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर बाइंडेड टू द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। मतलब क्या है, देखिए किसी भी चीज में कंडक्टिविटी की होती है, तो मैंने क्लासरूम में भी कहा था कि आयरन के अंदर बड़ी तेजी से करंट बहाएगा या आवाज आप घुसा मारेंगे तो आवाज निकलेगी उसमें से। लेकिन लकड़ी में ऐसा नहीं होता है, क्यों? या दीवार में ऐसा नहीं होता, क्योंकि लूज इलेक्ट्रॉन उसमें मौजूद नहीं होते हैं। तो जिसमें भी लूज इलेक्ट्रॉन होते हैं मौजूद, उसमें तेजी से हर कंडक्टिविटी होती है, चाहे इलेक्ट्रिक हो चाहे थर्मल हो। लकड़ी गर्म भी तो उतनी नहीं होती, इतने लोहा होता है। तो डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं? नॉन कंडक्टिंग होते हैं, इसमें से कुछ नहीं बहता है। मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सब बाइंड होते हैं न्यूक्लियस के साथ, वो बंधे हुए होते हैं। सो नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर हियर टू कैरी इलेक्ट्रॉन चार्ज। दस इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक जीरो। इलेक्ट्रिक ही नहीं, थर्मल कंडक्टिविटी भी इसकी जीरो होती है। फिलहाल क्योंकि हम इलेक्ट्रिक की बातें कर रहे हैं, इसलिए हमने इलेक्ट्रिक की बातें करी। कहता बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड सच एलिमेंट विच हैज जीरो कंडक्टिविटी। लेकिन प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है ऐसा एलिमेंट ढूंढना जिसमें जीरो कंडक्टिविटी हो। ऑलमोस्ट एवरी डाई इलेक्ट्रिक एलिमेंट हैज लो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। थोड़े बहुत तो इलेक्ट्रॉन्स होते ही हैं, और हल्की फुल्की इलेक्ट्रिक फील्ड दीवारों में भी होती है, लकड़ी के अंदर भी होती है, लोहे में तो जोरदार होती है। लेकिन जिसमें नहीं होती वो आपके डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कहलाते हैं, उसमें लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। या कहिए इसमें बहुत कम कंडक्टिविटी होती है, जैसे ऑयल हो गया, पेपर हो गया, गिलास हो गया, माइका हो गया, वुड हो गया। चलिए अब आता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। फैराडे, ये साइंटिस्ट का नाम है, कोई सोचे फ्राइडे को फ्राइडे लिख दे। फैराडे डिस्कवर दैट व्हेन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल प्लेस इन ए कैपेसिटर इट इंक्रीजेस इट्स कैपेसिटी। कोई ये भी तो सोचे फिर डाइलेक्ट्रिक का यूज क्या है जिसके अंदर कंडक्टिविटी होती नहीं, तो हम पढ़ क्यों रहे हैं? कहिए फैराडे ने ये डिस्कवर किया कि जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को संधारित्र कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में रख देते हैं, तो ये उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज कर देता है। ही कंस्ट्रक्टेड, फैराडे ने कंस्ट्रक्ट किया, he constructed it two identical capacitor. He constructed the, होना चाहिए था it नहीं, he constructed the दो identical capacitor बनाए, in one of which he placed the dielectric, और इन दो में से एक में उन्होंने डाइलेक्ट्रिक रखा। देखिए ये हैं दो, एक कैपेसिटर की प्लेट ये है, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, और ये भी ऊपर प्लस और नीचे माइनस, और यहाँ डाइलेक्ट्रिक है। बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, उसका वो क्या होता है बताते हैं। when both the capacitor were charged to the same potential difference as shown in the following figure। एक ही बैटरी से दोनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस तक चार्ज कर दिया गया, मगर एक कैपेसिटर के बीच में, कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ये फिट है, जिसमें मैंने अभी एरो लगा रहा हूँ। Faraday found by experiment that the charge on the capacitor with dielectric is greater than that without dielectric। उन्होंने ये पाया कि जिस कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा था उस पर ज्यादा चार्ज जमा हो गया, किसके मुकाबले में जिसमें नहीं था। Since Q is a charge for the same V, it follows from the relation C बराबर Q बराबर CV होता है ना, या C बराबर Q upon V, that the capacity of the capacitor increases if dielectric is placed between the plates। उन्होंने इस फॉर्मूले से ये देखा, क्योंकि वोल्टेज तो दोनों में एक ही लगाया, क्योंकि बैटरी तो एक ही है दोनों में, लेकिन चार्ज Q एक के ऊपर ज्यादा हो गया, तो जिस पे चार्ज ज्यादा होगा तो C की वैल्यू भी उसकी बढ़ जाएगी, क्योंकि V तो दोनों का कांस्टेंट है। तो इस प्रकार उन्होंने इस फॉर्मूले से ये पाया कि कैपेसिटर की कैपेसिटी बढ़ जाती है उस केस में, मतलब उसमें चार्ज बढ़ जाता है किस केस में, जिसमें उसकी प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा होता है। इफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल्स कंप्लीटली द प्लेस बिटवीन द प्लेट्स, completely the space SPAC between the plates, the ratio of the capacitance C with the dielectric to that without dielectric CO is called डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मतलब आपने दोनों की कैपेसिटी निकाली, एक की निकाली जिसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा हुआ था और एक में नहीं है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, कहिए वो C0। तो दोनों का जो रेशियो होता है C/C0, वही क्या कहलाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K कहलाता है, विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, दैट इज K बराबर C/C0। या K को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। इसे याद कर लीजिए बस, K बराबर C/CV।
C तब कैपेसिटी है विद डाइलेक्ट्रिक और C0 तब है विदाउट डाइलेक्ट्रिक। इनका रेशियो ही ये कहलाता है। जाहिर सी बात है ये 1 से बड़ा हो। Faraday obtained the same relation by placing some charge to the capacitor as shown in the following figure and measure the PT। अब उन्होंने उल्टी बात करी कि उन्होंने चार्ज रख दिया सेम और दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस चेक करेंगे। कहता है इफ V और सफिक्स में D है, ये VD is the potential difference with dielectric and V0 without dielectric, then VD बराबर V0 upon K। ये रिलेशन आया। सो PD with dielectric decreases, तो डाइलेक्ट्रिक के साथ जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो घट जाता है बाय द फैक्टर 1 upon K। अरे यार V0 और VD बराबर होता अगर K ना होता। अब V0 को K से डिवाइड करिए तो K गुना K टाइम्स V0 जब कम होगा तब कहीं VD के बराबर होगा। तो ये तो मतलब हुआ तो V0 ज्यादा है और VD कम है, मतलब जिन प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा हुआ होता है उसकी कैपेसिटी कम, उसका पोटेंशियल कम हो जाता है। इतनी सी बात। सो PD विद डाइलेक्ट्रिक डिक्रीज हो जाती है। ये कितने टाइम्स? अब डाइलेक्ट्रिक का जितना कैपेसिटेंस है, क्या ये K है, तो 1 upon K टाइम्स। हेंस फ्रॉम दिस रिलेशन C बराबर Q upon V वी हैव, बस आप इनकी वैल्यूज को यहाँ पे रख दीजिए। देखिए Q, एक सेकंड, हाँ भाई बच्चे लोग अब दोबारा देखिए, जरा फोन आ गया था। देखिए उन्होंने कहा हेंस फ्रॉम द रिलेशन C बराबर Q अपॉन V, ये होता है, या इसमें आप कह दीजिए V बराबर Q अपॉन C। तो VD की जगह पे रखिए Q अपॉन C। तो देखिए ये तब निकाला गया जब दोनों में सेम चार्ज था, दोनों पे चार्ज है Q, तो ये Q चार्ज हो गया। और VD के लिए जो हम जब मतलब विद डाइलेक्ट्रिक जो हम कैपेसिटेंस देखते हैं वो C देखते हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा Q अपॉन C। और V0 की जगह पे क्या आएगा कि ये भाई V तो वैल्यू Q अपॉन C होती है, Q तो सेम ही है, लेकिन हवा में जब उसके अंदर प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो उस टाइम पे हम C0 मानते हैं। तो यहाँ पे VD की वैल्यू है Q अपॉन C और यहाँ पे V0 की वैल्यू है Q अपॉन C0। Q से Q कटा, ये रिलेशन आया और यहीं से क्या आ गया वापस C अपॉन C0 बराबर K। ये सेम यही रिलेशन आ गया जो आपका इक्वेशन नंबर 1 ऊपर आई थी। तो बस एक ही बात है, सेम चार्ज करके पोटेंशियल डिफरेंस निकालने, तो आप कहेंगे जिसके अंदर डाइलेक्ट्रिक है उसका PD कम होता है या जिसमें डाइलेक्ट्रिक होता है उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। अरे यार C और V एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ना, इसलिए ऐसा होता है। तो खैर ये आपका अगर आ जाए कि आप डिफाइन करिए डाइलेक्ट्रिक को और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, ये बड़ा खास होगा, आप इसको पूरा लिख कर आएंगे। अब आता है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पोलर, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ, हेडिंग है तो सही से हेडिंग डालना, क्लासिफिकेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। कि डाइलेक्ट्रिक का क्लासिफिकेशन करिए या पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बताइए। The molecules or atoms are composed of electrons and nuclei in a state of vibration about certain fixed point in the space। भाई मॉलिक्यूल्स हो या एटम्स हो काय से मिलकर बने होते हैं? इलेक्ट्रॉन से, न्यूक्लियस से, जो किसी खास हिसाब से स्पेस में बने हुए होते हैं, स्टेट ऑफ वाइब्रेशन होती है। कहता है दो द मॉलिक्यूल्स और एटम इन इज न्यूट्रल एज ए होल, और भाई एज ए होल न्यूट्रल होते हैं, जितना पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पे होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स पे होता है। That is the magnitude of the charge on electron is equal to the positive charge on the nucleus due to the protons। भाई न्यूक्लियस में जो चार्ज पॉजिटिव होता है प्रोटॉन्स की वजह से होता है, वो जितना पॉजिटिव होगा इलेक्ट्रॉन जितना नेगेटिव होगा, एज ए होल पूरा का पूरा मॉलिक्यूल न्यूट्रल होगा। कहता है ऑल द पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस ऑफ द मॉलिक्यूल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द इक्विवेलेंट सिंगल पॉजिटिव एंड सिंगल नेगेटिव चार्ज। अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन सारे इलेक्ट्रॉन्स का टोटल को एक माइनस से शो कर दीजिए, और न्यूक्लियस के सारे चार्ज पॉजिटिव चार्ज को एक प्लस से शो कर दीजिए, लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सेपरेट पॉजिटिव चार्ज एंड सेपरेट नेगेटिव चार्ज रेस्पेक्टिवली। देखिए ऐसा है, जैसे ये तो हो गया आपका पॉजिटिव हिस्सा, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ये फिगर सही से नहीं बन पा रहा है, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हैं, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, कोई यहाँ है, तो इन सारे इलेक्ट्रॉन्स की टोटल चार्ज नेगेटिव कितना होगा?
क्या ये वो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर रखा हुआ होगा। तो क्या ये टोटल नेगेटिव चार्ज मैंने यहाँ पे बता दिया और टोटल पॉजिटिव चार्ज मैंने यहाँ पे बता दिया। ये टोटल नेगेटिव और ये तो कहता है, फिर से पढ़ लीजिए इस पैरे को, कि all positive or negative charge of the molecule can be represented by the equivalent single positive and single negative charge। कहाँ लोकेटेड है, कहाँ स्थित है? एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सेपरेट पॉजिटिव चार्ज। जितना भी पॉजिटिव चार्ज है उसकी सीजी पे सारा पॉजिटिव चार्ज मानने के रखा है, और जितना भी नेगेटिव चार्ज है वो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, केंद्रक पे सारा नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है। The center of gravity may either coincide or non-coincide in the space। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो ये आपने बनाई, दो बातें हो सकती हैं, दोनों या तो कंसाइड कर जाएंगी जहां पे प्लस वहीं पे माइनस, या दोनों कंसाइड नहीं करेंगी, अलग अलग रखी हुई होंगी। एट एनी गिवन इंस्टेंट, किसी भी क्षण अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉजिटिव की और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन चार्ज की डू नॉट कंसाइड, मतलब टकराती नहीं है आपस में, कंसाइड नहीं होती है, अलग अलग हैं, तब वो क्या कहलाएंगे? पोलर मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। मतलब पोलराइज्ड हो जाए, एक तरफ को प्लस अलग होगा, एक तरफ को माइनस अलग होगा। जैसे इलेक्शन में कहते नहीं है कि इन्होंने वोटों को पोलराइज्ड कर दिया, किस में बांट दिया? ऊंची जाति में और नीची जाति में, या क्षेत्रवाद में बांट दिया कि ये भाई इस क्षेत्र के लोग हैं, ये इस क्षेत्र के लोग हैं, तो ये वाले हमें वोट दें, वो वाले उन्हें वोट दें, तो पोलराइज्ड हो गया वोट, ये मतलब। या कास्ट के हिसाब से या रिलीजन के हिसाब से बांट देते हैं, पोलराइज कहते नहीं है, वोट पोलराइज्ड हो गए। ऐसे यहाँ पे आप कहिए पोलराइज्ड या पोलर मॉलिक्यूल है जिसका पॉजिटिव अलग होगा और नेगेटिव अलग होगा। वाइल इफ द टू सेंटर ऑफ ग्रेविटीज, मतलब सारा प्लस और सारा माइनस ऑफ द मॉलिक्यूल, मतलब इफ द टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी कंसाइड, मतलब सारे प्लस और सारे माइनस की जो सीधी निकाली थी अगर वो टकरा जाए, एक ही जगह पे मौजूद हो, तो मॉलिक्यूल इज सेड टू बी नॉन पोलर मॉलिक्यूल। पोलर में जिसमें प्लस और माइनस अलग अलग होंगे, मतलब सीजी अलग अलग हो जाएगी सारे प्लस की और सारे माइनस की, तो वो अलग अलग अगर है तो पोलर मॉलिक्यूल, और अगर सीजी एक ही जगह पे दोनों की मौजूद है तो नॉन पोलर। पोलर मॉलिक्यूल हैज डाइपोल मोमेंट, मतलब जिसमें पोलर, जिसमें प्लस माइनस अलग अलग होता है, वो प्लस और माइनस एक दूसरे के मौजूदगी के कारण घूमना शुरू कर देते हैं और उसके अंदर डाइपोल मोमेंट आ जाता है। और जबकि नॉन पोलर जो होते हैं वो नहीं घूमते हैं, या नेग्लिजिबल डाइपोल मोमेंट होता है। तो जो पोलर होते हैं उसमें डाइपोल मोमेंट होता है, और जो नॉन पोलर होते हैं उसमें नेग्लिजिबल डाइपोल मोमेंट होता है। अब एग्जांपल देखिए पोलर मॉलिक्यूल्स के। In such type of molecules, CG coincides have symmetrical structure and having negligible dipole moment का DM लिख दिया है। They are hydrogen, nitrogen, ये non-polar सुना। और Cl2 और CH4 ये सब symmetrical होते हैं। जैसे नाइट्रोजन एक इधर एक इधर, दोनों पे सेम चार्ज, ये नहीं घूमेगा। हाइड्रोजन में CH4 कार्बन यहाँ पे और 4 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के यहाँ पे लगा दीजिए, ये नहीं घूमेंगे, ये नॉन पोलर। या C6H6 C2H2। अब एग्जांपल ऑफ पोलर क्या होंगे? सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल Cg डू नॉट कंसाइड, दे हैव unsymmetrical structure and having average dipole moment। they are CH, Cl3, C6H5Cl, H2O या HCl। HCl तो लिखा ही नहीं, सबसे आसान भाई, एक तरफ H एक तरफ Cl, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, अलग अलग हो गया ना, इधर प्लस और इधर माइनस, ये घूमने लगेगा। और C और H का जो ये वाला हिसाब था CH4, ये नहीं घूमेगा, इसमें सब बैलेंस है, चारों तरफ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, ये नहीं घूमेगा, इसमें डाइपोल मोमेंट नहीं होगा, या होगा भी तो ना के बराबर हो। चलिए इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं, अब अगले वीडियो में इसके आगे बात करते हैं। ओके, इसको आप तैयार करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।